ओके, ब्रेक से पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और मैंने इसको कंप्लीट कर दिया था। हमारे पास यहाँ पे z की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 1.8। मैंने ये डाटा की वैल्यू जो है फार्मूले पुट करके इसको सॉल्व कर लिया, ये 1.8 आ गया। उसके बाद अल्फा हमारे पास गिवन है 0.02। तो 0.02 पे हमने टेबल के अंदर से इसका पॉइंट चेक किया, तो ये पॉइंट मुझे -2.05 पे मिला है। आप भी इसको बेशक चेक कर लें। -2.0 के सामने 5 के नीचे आपको जो एरिया मिलेगा वो 0.020 के नियरेस्ट है। -2.0 के सामने 5 के नीचे। तो क्योंकि राइट साइड पे है पॉइंट, तो मैंने इसको नेगेटिव के साथ नहीं लिया, प्लस के साथ लेंगे। और अगर ये लेफ्ट साइड पे होता तो फिर हम इसको माइनस के साथ लेते हैं। उसके बाद हमने चेक किया, हमारी कैलकुलेट वैल्यू जो है वो 2.05 से लेस है, तो ये एक्सेप्टेंस में लाई करते, तो हमारा H0 एक्सेप्ट हो जाएगा और H1 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16.7। A tire manufacturer claims that the average life of tire is greater than 25,000 miles under normal driving condition on a car of a certain weight. A random sample of 15 tires is tested. Sample mean and sample standard deviation are computed as 17,500 miles and 5,000 miles respectively. इनमें एक मीन हो गया सैंपल का और एक सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। Assume that life of tire is in miles are approximately normally distributed. Test at 0.05 level of significance from these data that the manufacturer products is as good as claimed. अब देखें, इस क्वेश्चन में भी हमें उसने जो है किसी किस्म का नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, अब इसका मतलब है हमने ये चीजें खुद डिफाइन करनी है। ओके जी, अब खुद डिफाइन करनी है तो फिर क्या हम उसको लेट करेंगे, 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी भी है। एम्बिग्यूटी इस तरह से है कि पहली स्टेटमेंट में उसने लिखा हुआ है, अ टायर मैन्युफैक्चरर क्लेम दैट एवरेज लाइफ ऑफ टायर्स इज ग्रेटर देन 25,000। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया था नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंदर, तो नल हाइपोथेसिस हमारा जब भी डिफाइन होगा इक्वल टू के साथ आएगा। बेशक वो लेस देन है, बेशक मोर देन है, या बेशक वो एग्जैक्टली इक्वल टू है, उसमें इक्वल टू का साइन नजर आएगा। और जो हमारा ऑल्टरनेट होगा उसमें इक्वल टू का साइन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम स्टेटमेंट को देखते हैं, ग्रेटर देन में इक्वल टू तो नहीं होता। अब उसके हवाले से तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट होना चाहिए। फिर नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है? नल हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो आपके पास ओरिजिनली क्वेश्चन में गिवन होता है, या ऐसा स्टेटमेंट जिसको आपने टेस्ट करना हो, जिसको आपने वेरीफाई करना हो कि ये स्टेटमेंट हमने चेक करना है कि सही है गलत है, वो हमारा H0 होता है। अब डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से अगर देखते हैं तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि हमने पॉपुलेशन के मीन को ग्रेटर देन 25,000 जो है इसको टेस्ट करना है, तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया। अब ग्रेटर देन में इक्वल टू का साइन नहीं आता, अब नल हाइपोथेसिस में इक्वल टू का साइन आता है, तो अब हम इक्वल टू का साइन खुद अज्यूम कर लेंगे। अच्छा, फिर अब वो दूसरे पॉइंट की रिस्पेक्ट से देखते हैं। सैंपल का मीन देखें, इसमें सैंपल का मीन इसमें आ रहा है 17,500, और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन से लेस हो तो हम लेफ्ट साइड का टेल टेस्ट यूज करते हैं, और अगर ग्रेटर देन हो तो राइट साइड का टेल टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास सैंपल का मीन जो है वो 17,500 जो है वो पॉपुलेशन के मीन से लेस आ रहा है, तो हमारा ऑल्टरनेट बनेगा म्यू इज लेस देन 25,000। ऑल्टरनेट म्यू लेस देन 25,000। अगर लेस देन
H1 में आ रहा है तो ग्रेटर देन H0 में आएगा और उसके साथ इक्वल टू का साइन भी आएगा। तो अगर हम सैंपल के मीन के रिस्पेक्ट से देखते हैं ना, तो तब भी हमारा H0 जो है वो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 आता है। और अगर हम वैसे डेफिनेशन को देखते हैं तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको हमने टेस्ट करना है। अब उसको टेस्ट करना है तो उसमें लिखा है पॉपुलेशन का मीन ग्रेटर देन 25,000 और बाय डेफिनेशन ऑफ H0 हमारे पास उसमें इक्वल टू का साइन होना चाहिए। अब क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन डिफाइन नहीं किया हुआ, अब ये हम खुद अपनी तरफ से अज्यूम करें। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन में डिफाइन नहीं की होती, हम अपनी तरफ से भी डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन, बाय यूजिंग डिफरेंट कंडीशंस, जो भी हमारे इसके अबाउट होती है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब हमने ये डिसाइड किया कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर नल हाइपोथेसिस क्या होगा और ऑल्टरनेट क्या होगा। ये सारी चीजें जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, इसी तरह से आपने हर क्वेश्चन के अंदर चीजों को देखना है और हर तरीके से देखना है, मतलब उसको सैंपल के मीन के रिस्पेक्ट से भी देखें और डेफिनेशन के से भी देखें। और ये चीज जहन में रखिएगा, H0 जब भी आएगा इक्वल टू के साइन के साथ आएगा और H1 जब भी आएगा वो विदाउट इक्वल टू साइन आएगा। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। H0 H1 mu is greater than equal to 25,000 and mu is less than 25। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा पॉपुलेशन का मीन क्या होगा और हमारा ऑल्टरनेट क्या होगा, उसका नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट। क्योंकि ऑल्टरनेट में ना हम सैंपल मीन को देखते हैं। सैंपल का मीन हमारे पास दिया हुआ है 17,500। सैंपल का मीन है हमारे पास 17,500, तो ये इससे लेस है ना, तो हमारा ऑल्टरनेट ये आएगा। जब ऑल्टरनेट ये होगा तो नल में तो ये नहीं आ सकता ना, नल में तो ये नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने बताया था ये एक जैसे जी। सर हमने नल में ग्रेटर देन इक्वल टू किया सर, उधर वो ग्रेटर देन इक्वल टू किया, उधर खाली ग्रेटर नहीं लिखा हुआ। मैं यही आपको बता रहा हूँ, वहां पे सिर्फ ग्रेटर देन दिखा है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर उसने सिर्फ कहा है कि आपने ये क्लेम टेस्ट करना है कि आपका पॉपुलेशन का मीन जो है वो 25,000 से ग्रेटर है, वहां पे इक्वल टू नहीं दिया हुआ। मगर बाय डेफिनेशन हमें ये पता है कि जब भी हम नल हाइपोथेसिस को डिफाइन करते हैं वो इक्वल टू के साइन के साथ डिफाइन करते हैं, क्योंकि विदाउट इक्वल टू हमारा ऑल्टरनेट होता है। अगर आपने इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया तो फिर ये H0 बन जाएगा, ये H1 हो जाएगा और इक्वल टू किसी एक पे तो आएगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना ऑल्टरनेट की, जब हम बात करते हैं ऑपोजिट की, जब हम बात करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट की, तो जो एलिमेंट इसमें नहीं होता वो इसमें आएगा, जो एलिमेंट इसमें नहीं है वो इसमें आएगा। अगर इक्वल टू इसमें नहीं लिखा आपने तो इसमें आएगा, और अगर इक्वल टू इसमें आ गया तो ये H0 बन जाएगा और ये H1 बन जाएगा। और हमारी जो स्टेटमेंट जिसको हमने टेस्ट करना है वो 24,000 से अबव है, तो फिर ये हमारा ऑल्टरनेट नहीं हो सकता, फिर हमारा H0 तो ये हो गया, फिर हमारा पूरा क्वेश्चन उलट लौटेगा। इक्वल टू उसने कहा नहीं है, बट बाय गिवन कंडीशन, बाय डेफिनेशन यूजिंग, हमारे पास नल हाइपोथेसिस जब भी डिफाइन किया जाता है इक्वल टू के साइन के साथ डिफाइन किया जाता है। नो डाउट उसने कहा है कि इस स्टेटमेंट को टेस्ट करें कि आपका पॉपुलेशन का मीन 25,000 से अबव होना चाहिए, तो हम उसी को टेस्ट कर रहे हैं, मगर इक्वल टू के साथ टेस्ट कर रहे हैं। हमने स्टेटमेंट को चेंज नहीं किया अपने। अगर उसमें इक्वल टू भी आ जाएगा तब भी तो वो ग्रेटर की शेप में आएगा ना, ग्रेटर इक्वल टू 25,000। तो स्टेटमेंट H0 को लिखने के लिए आपको इक्वल टू का साइन वहां पे लाजमी डिफाइन करना है। अगर वहां पे नहीं करेंगे तो फिर ऑल्टरनेट में करेंगे। अगर ऑल्टरनेट में इक्वल टू का साइन आ गया तो आपका ऑल्टरनेट H बन जाएगा, H0 बन जाएगा और H0 आपका H1 बन जाएगा। तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है ना वो चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा उसका सिनेरियो। फिर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप सैंपल के मीन के रिस्पेक्ट से चेक करें। सैंपल का मीन हमारा आ रहा है 17,500, तो नो डाउट हमारे ये वाली वैल्यू जो है 25,000 से लेस है, तो लाजमी लाजमी हमारे ऑल्टरनेट के अंदर जो है हमारा लेस देन। अगर ये इससे लेस है ना तो ऑल्टरनेट हमारा लेस देन की शेप में आएगा। अगर ऑल्टरनेट लेस देन आएगा तो नल में आपका ग्रेटर देन भी आएगा और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी आएगा, क्योंकि इक्वल टू यहां नहीं आ सकता ऑल्टरनेट में। तो इक्वल टू जब भी आएगा वो नल के अंदर ही आएगा। तो इसके रिस्पेक्ट से भी हमारा ये डिसीजन सही है।
और अगर हम क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से देखते हैं, जिस स्टेटमेंट को हमने टेस्ट करना है वो हमारा स्टेटमेंट है पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 25,000, उसके रिस्पेक्ट से भी हमारा एच नॉट ई बनता है। तो आपने चारों तरफ से क्वेश्चन को देखना है। स्टेप 1 डिफाइन करने के बाद चारों तरफ डेफिनेशन को भी उस पर फॉलो करना है। जो कंडीशन मैंने आपको डिफाइन की थी शुरू में कि एच नॉट अगर आपका ये होगा तो एच वन क्या हो सकता है, वो कंडीशन भी आपने ध्यान में रखनी है। और ये कंडीशन भी ध्यान में रखनी है कि जब भी एच नॉट आपका डिफाइन होगा इक्वल टू के साथ डिफाइन होगा। इन चारों कंडीशन को आपने ना क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके टेस्ट करना, उसके बाद डिसाइड करना है कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या लिखा जाएगा। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि ये स्टेप डिसाइड करना मुश्किल होता है, ये अगर आपका गलत हो गया ना पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसको ये नहीं कि बस एक दफा लिख लिया, इसको हर तरह से उसको चेक कर लें क्वेश्चन को, जो है ना फर्स्ट स्टेप का आंसर जो आपने लिखा है, फर्स्ट स्टेप जो लिखा है आपने, इसको चारों तरफ से क्वेश्चन के चारों तरफ से चेक कर लें क्या मेरा एच नॉट ई बन रहा है, और एच वन वो जाहिर बात उसका ऑल्टरनेट होगा। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारा एच वन ये है, अगर हम एच वन को ये लेते हैं तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो इस शेप में भी आ सकते हैं। हम इक्वल टू में भी ले सकते हैं, हम मोर देन इक्वल टू में भी ले सकते हैं। मैंने बताया था शुरू में कि अगर ऑल्टरनेट ये है तो नल आपका ये भी हो सकता है, अगर ऑल्टरनेट ये है तो नल आपका ये भी हो सकता है। आप अपने क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करें, आप अपने क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करें, दोनों का कंक्लूजन सेम होगा। ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है स्टेप 1 को डिफाइन करने का। हम अपने क्वेश्चन को ये भी लेके स्टार्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को ये भी लेके स्टार्ट कर सकते हैं, एंड पे हमारे आंसर आएगा कंक्लूजन का वो सेम होगा। आप चेक करना चाहें बेशक आप इसको घर पे सॉल्व कर लेना, ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कंडीशन सेम होंगी दोनों के। स्टेप 2 की तरफ आते हैं जी। अगर एच जो नल है उसको हम यही रखें ग्रेटर देन इक्वल्स टू और एच वन को नॉट इक्वल्स टू कर दें, ऐसे हो सकता है? H1 को नॉट इक्वल टू कर दें, वो टू टेल टेस्ट में चला जाएगा, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सर जो आपने पीछे पॉसिबिलिटी बताई है उसमें तो ऐसे हुआ है ना, मतलब हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ये आपका टू टेल टेस्ट में चला जाएगा, आप कर सकते हैं इसको ऐसा। ये आपके पास तीसरा ऑप्शन आ गया। अपने क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को इस तरह से भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को इस तरह से भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तीनों का कंक्लूजन अगर एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है तो तीनों में रिजेक्ट होगा, और अगर एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है तो तीनों केसेस में एक्सेप्ट होगा। आप तीनों में से कोई एक कंडीशन लेके अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करके उसको एंड तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूं, और घर पे आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टेप 2 की तरफ आएंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिफाइन करेंगे, अल्फा को डिफाइन करेंगे, अल्फा उसने दिया हुआ है 0.05 देना है आपने। स्टेप 3 की तरफ आएंगे, स्टेप 3 में हमने इसको वन टिल्ट टेस्ट से करना है, और लेफ्ट साइड का ये भी वन टिल्ट टेस्ट होगा, लेफ्ट साइड का ये टू टिल्ट टेस्ट होगा। तो स्टेप 3 में हम लिखेंगे इट इज वन टिल्ट टेस्ट। स्टेप 4 में आएंगे, डिसाइड करें गिवन कंडीशन को देखते हुए कि हम यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, तो यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा। क्योंकि पहली बात इसमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है। जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड गिवन नहीं होता तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे या टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। जी डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास सैंपल का साइज 30 से अबव होगा, और टी डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास सैंपल का साइज 30 से लेस होगा। और इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको सैंपल का साइज दिया है, दैट इज अ रैंडम सैंपल ऑफ 15 टायर इज सिलेक्टेड इज टेस्टेड। तो 15 टायर्स का सैंपल लिया जा रहा है, तो 15 जो है वो 30 से लेस होता है, तो हम यहाँ पे टी टेबल टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास सैंपल का साइज 30 से लेस है। स्टेप 5 की तरफ आएंगे, हमारे पास जो गिवन डेटा है उसको हम फॉर्म में पुट करेंगे। एन है 15, स्मॉल एस है हमारे पास 5000,
एक्स बार है हमारे पास 17500 और म्यू की वैल्यू है हमारे पास 25,000। ये सारी वैल्यू उठाकर अपने टेबल में पुट कर दें। T calculated value that is equals to x bar 175,000 minus mu 25,000 divided by small s 5,000 divided by small n 15 का स्क्वायर रूट। यहाँ t की कैलकुलेटेड वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं। ओके, माइनस करेंगे -5.8। ओके जी, अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्रिटिकल रीजन डिफाइन करेंगे। क्रिटिकल रीजन डिफाइन करने के लिए, क्योंकि अगर मैं इसको तो मैं लेफ्ट साइड पे इसका क्रिटिकल रीजन डिफाइन करूंगा। ये लेफ्ट साइड पे क्रिटिकल रीजन आ गया और अल्फा है हमारे पास 5%। 0.05 का मतलब होता है 5%। और अब मुझे इस पॉइंट पे टी की टेबलर वैल्यू उठानी है इस पॉइंट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे न्यू का भी यूज करते हैं n-1 करके। n हमारे पास 15 तो न्यू हमारे पास आ गया 14। 14 के सामने 5% के नीचे, टी टेबल के अंदर 14 के सामने 5% के नीचे, 5% के नीचे मतलब हो गया 95% के ऊपर, 95% के ऊपर और 14 के सामने। फोर्टीन के सामने और 5% के नीचे 2.145 आ रहे हैं। 2.145, 95% के ऊपर 14 के सामने 2.145। क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है, मैं इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा दूंगा, और अगर ये राइट साइड का टेल टेस्ट होता तो मैं इसको पॉजिटिव के साथ लिखता। अब हमारा आंसर आ रहा है -5.8 और टेबलर वैल्यू है -2.14। तो -5.8 -2 से लेस होगा, लेस देन में क्रिटिकल रीजन आ रहा है, रिजेक्शन रीजन आ रहा है। ये वाली वैल्यू हमारी रिजेक्शन रीजन के अंदर लाई कर रही है, तो हमारा H0 जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा और H1 जो है वो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। Since T calculated value -5.8 is less than T tabular value, that is -2.145, so it will fall in rejection region, and hence we reject H0 and accept H1। ये हमारा हो गया कंक्लूजन। H0 रिजेक्ट हो रहा है, H1 एक्सेप्ट हो रहा है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 16.8 की तरफ आते हैं। 16.8 में उसने कहा हुआ है, एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसर क्लेम्स दैट द एप्लीकेशन रिसीव्ड इन हिज ऑफिस are processed in an average of less than 5 working days. A sample of 8 applications are randomly taken and these are processed in 7, 6, 7, 9, 3, 3, 8 and 5 days. Assuming that the processing time is normally distributed, test the validity of the officer's claim at 0.01 level of significance.
तो इसमें भी जिसको हमने टेस्ट करना है, जिस स्टेटमेंट को हमने टेस्ट करना है, उसमें भी खाली लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो हम फिर वही काम करेंगे, उसके साथ इक्वल टू खुद लिख देंगे, क्योंकि एच नॉट जब भी डिफाइन होता है इक्वल टू के साथ डिफाइन होता है। तो हमने जो स्टेटमेंट टेस्ट करनी है उसमें है हमारे पास पॉपुलेशन का मीन जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। अच्छा, उसके बाद उसने कुछ सैंपल के पॉइंट दिए हुए हमें 7 6 7 9 3 3 8 5। अब हम इनका मीन निकालेंगे, सैंपल का मीन। तो सैंपल का मीन जो होगा हमारे पास पॉपुलेशन के मीन से ग्रेटर होगा। अगर ग्रेटर होगा तो हमारा क्लेम जो होगा वो सही लिखा होगा, लेस देन इक्वल टू। अगर वो लेस देन आते हैं तो फिर हमारा क्लेम गलत हो जाएगा। लेट्स सी, चेक करते हैं इसको। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन 3.8। हमारा नल हाइपोथेसिस म्यू इज लेस देन इक्वल टू 5 हो गया और ऑल्टरनेट हो गया म्यू ग्रेटर देन 5। अभी तो हमने ऐसे लिख दिए, फिर सैंपल के मीन को चेक करके डिसाइड करेंगे कि हमारा ये स्टेप 1 जो है वो सही है या गलत है, इसको हम चेंज करेंगे। सैंपल का मीन निकालने के बाद इसको चेक करेंगे। स्टेप 2 की तरफ आते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करेंगे, अल्फा को डिफाइन करेंगे, दैट इज 0.01। स्टेप 3 की तरफ आएंगे। वन टेल टेस्ट है ये, और फिलहाल जो हमें नजर आ रहा है वो राइट साइड का है। स्टेप 4 की तरफ आएंगे। टी टेबल यूज होगा इसमें भी, क्योंकि सैंपल का साइज हमारे पास 30 से लेस है। स्टेप 5 की तरफ आएंगे। अब हमारे पास गिवन क्या है, सैंपल के पॉइंट्स हैं 7 6 7 9 3 3 8 5, 8 सैंपल पॉइंट। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका मीन और इसका निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब 1 बाय 1 जो है हम पहले इसका मीन निकालते हैं, फिर निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, मीन क्या बन गया हमारे पास, 6 आ रहा इनको है। ऐड करें, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। यस सर। ओके, 6 ग्रेटर देन 5, 6 हमारा 5 से ग्रेटर होता है। देखिए हमारा ऑल्टरनेट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और अगर सपोज यहाँ पे 4 आ जाता, अगर यहाँ पे 4 आता, फिर हम इस स्टेटमेंट को चेंज करते, क्योंकि 4 5 से लेस होता है, तो फिर यहाँ पे लेस देन आता। अगर यहाँ पे लेस देन आता, यहाँ पे मोर देन इक्वल टू आता। तो सैंपल का मीन हमें बता रहा है कि हमारा ऑल्टरनेट जो है वो ग्रेटर देन की फॉर्म में आएगा। अगर ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन इक्वल टू की शेप में आएगा। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप सही है। ठीक है, ये इस तरह से हम टेस्ट कर लिया करेंगे, स्टेप 1 हमारा सही है या गलत है, इस तरह से हम चेक कर लिया करेंगे। ओके जी, अब हम आते हैं अपने एस की तरफ, स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ। तो स्टैंडर्डाइजेशन कंप्यूट कर लें। डाटा के हर पॉइंट में से 6 को माइनस करें, 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर हो गया, 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर हो गया, 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर हो गया, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर हो गया, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर हो गया, और 5 माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, और डिवाइड बाय 8 माइनस 1, और इस पूरे का ले लें स्क्वायर। So it become 1019991 upon 7. 999 27, 35 हो गया। 35 अपॉन 7 का स्क्वायर रूट लेंगे जी। यहां से s की वैल्यू क्या आ गई,
2.24 फॉर्मूले में पुट कर दें। एक्स बार हमारा 6 आ रहा है, म्यू है हमारे पास 5, स्मॉल एस हमने कंप्यूट किया 2.24 और एन है हमारे पास 8 का स्क्वायर रूट। तो 8 का स्क्वायर रूट ले लें, ये आंसर आ गया पास। इसको 2.24 से डिवाइड कर दें, ये आंसर आ गया आपके पास 1.26। ये हमारे पास टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 1.26। स्टेप 6 की तरफ आएंगे, क्रिटिकल रीजन को डिफाइन करेंगे। क्योंकि हमारा राइट साइड का वन टेल टेस्ट है तो हम राइट साइड पे आ जाएंगे और यहाँ पर टी की टेबुलर वैल्यू चेक करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास अल्फा जो है वो है 1%, तो 1 माइनस अल्फा 99% हो जाएगा और न्यू की वैल्यू जो है हमारे पास 8 माइनस 1 7 हो गई। तो 7 के सामने और 99% के ऊपर, टेबल में 7 के सामने 99% के ऊपर हम चेक करेंगे कि हमारे पास टी की टेबुलर वैल्यू क्या आ रही है। 99% के ऊपर और 7 के सामने 3.499। हमारी कैलकुलेट की वैल्यू 3.499 से लेस है, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आ रही है। तो हमारा H0 एक्सेप्ट हो रहा है और H1 रिजेक्ट हो रहा है। Since T calculated value 1.26 is less than T tabular value 3.499, so it will fall in acceptance region and hence we accept H0 and reject H1। ये हमारा कंक्लूजन हो गया। Sixteen point 16.10, 16.11। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो रहा है। ठीक है, तो ब्रेक से फिर वापस आते हैं, फिर इसमें से एक दो प्रॉब्लम मैं आप सॉल्व कर दूंगा, बाकी प्रॉब्लम जो रह जाएंगे वो फिर आप खुद कंप्लीट करेंगे इसमें। ठीक है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसको देखते हैं।